नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग पर। तो देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब बना। तो देखिए, सबसे पहले 1993 में हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। अब जो मानवाधिकार आयोग की ये अध्यादेश जारी किया था, फिर इसको आगामी सत्र में 1993 में ही संसद से स्वीकृति मिल गई। और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया तथा इस अधिनियम पर आठ जनवरी 1994 को राष्ट्रपति इसने हस्ताक्षर कर दिए। तब से यह प्रभावी हो गया। प्रभावी हालांकि 28 सितंबर 1993 से हो गया, क्योंकि यह अध्यादेश जारी करके ये निकाला गया था सबसे पहले। तो अब इससे आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में बात है, लेकिन राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके जो देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम वो बने थे अध्यक्ष, वो थे दिल्ली में बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था रंगनाथ मिश्र। क्या नाम था? रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसको हटा देता हूं पहले। हमारे यहाँ राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत तेईस मार्च 2000 को मद्रास उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कांता भटनागर। कांता भटनागर की अध्यक्षता में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? 23 मार्च 2000। अब बात आती है कि इसकी सदस्य संख्या क्या होती है। इसकी सदस्य संख्या क्या होती है, किस सदस्य की कितनी योग्यता होती है, कार्यकाल कितना होता है। तो इसकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो बहुसदस्यीय आयोग है, यानी कि इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। अभी देखिए, जो राजस्थान
राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करें तो एक तो इसका अध्यक्ष होता है, दो इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, तो चार इसमें अंशकालीन सदस्य होते हैं। चार इसमें कितने अंशकालीन सदस्य कितने होते हैं? इसमें चार। अब देखिए जो अध्यक्ष की जो योग्यता होती है, या तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यानी कि जो अध्यक्ष होता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का, उसकी योग्यता या तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ये इसके अध्यक्ष की क्या होती है? योग्यता होती है। अब हाँ होते हैं इसमें दो अंशकालीन सदस्य। तो देखो दो जो अंशकालीन सदस्य होते हैं, इनमें से एक सदस्य जो होता है उसकी योग्यता क्या होती है? ये राजस्थान के भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। यानी कि जो पूर्णकालीन सदस्य में एक सदस्य होता है, ये भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या पहले रह चुका हो। तो एक जो सदस्य होती है उसकी योग्यता तो होती है ये, और जो एक दूसरा सदस्य होता है वो होता है इसमें मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। जो दूसरा सदस्य होता है वो होता है मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। तो ये इसके दो जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं उनकी योग्यता होती है। पहली एक सदस्य की योग्यता होती है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या फिर इसमें एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है जिसको 7 वर्ष से अधिक जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। और दूसरा जो होता है वो होता है मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। जो 4 अंशकालीन सदस्य होते हैं ये होते हैं, इसमें एक होता है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक होता है एससी आयोग का अध्यक्ष, एक होता है एसटी आयोग का अध्यक्ष, एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन चारों के अध्यक्ष ये जो होते हैं ये इसके क्या होते हैं? अंशकालीन सदस्य। तो यहाँ हमने जो लिखा है उसको एक बार देखिएगा कि पहली बात तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? बहुसदस्यीय आयोग है। इसके जो
सदस्य होते हैं। एक तो इसमें होता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की योग्यता होती है, वो होती है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। और दो जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, इनमें से एक की योग्यता होती है कि भारत के किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या फिर कोई भी जिला न्यायाधीश हो, उस राज्य का जिला न्यायाधीश हो, राज्य के किसी भी जिला न्यायालय का जिला न्यायाधीश हो, या फिर और उसमें 7 वर्ष से अधिक का इसको अनुभव हो। और जो दूसरा पूर्णकालीन सदस्य होता है वो होता है मानव अधिकारों का विशेषज्ञ। इसके बाद जो 4 अंशकालीन सदस्य होते हैं वो अल्पसंख्यक आयोग, SC आयोग, ST आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उन चारों के क्या होते हैं? अध्यक्ष। वो होते हैं इसके अंशकालीन सदस्य। अब आती है इनकी नियुक्ति की बात। तो ये जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, वो करता है 6 सदस्यीय समिति के आधार पर। समिति की सिफारिश के आधार पर। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती उनमें सदस्य संख्या केवल 4 ही रह जाती है, क्योंकि देखिएगा 6 सदस्य समिति में 6 सदस्य कौन कौन से? एक तो होता है मुख्यमंत्री, एक होता है इसमें गृह मंत्री उसी राज्य का, एक होता है विधानसभा में नेता, विपक्ष का नेता, एक होता है विधानसभा अध्यक्ष। अब जिन राज्यों में विधान परिषद भी होती है उसमें विधान परिषद में विपक्ष का नेता, तथा विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति। तो इन 6 सदस्य की एक समिति बनाई जाती है जिसकी सिफारिश पर राज्यपाल राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति। इसके बाद आता है कार्यकाल। देखिए जो कार्यकाल जो होता है वो पहले था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए, जो भी। लेकिन 2019 में मानव अधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया। इसके तहत जो 5 वर्ष की आयु थी इसको कितना कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी इनमें पहले हो, जो इसका कार्यकाल होता। एक इसमें जो भी व्यक्ति एक बार अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त हो जाता है, वो बाद में किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष पद के लिए पुनः दोबारा उसको बनाया जा सकता है। तो ये इसका होता है कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में। अब आती है पद मुक्ति। देखिए पद मुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ब्रैकेट में ये लिख लें, राज्यपाल द्वारा नहीं।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो पदमुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए राष्ट्रपति इसको किन किन आधारों पर पदमुक्त कर सकता है इसके अध्यक्ष सदस्यों को। एक तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या उनको न्यायालय में दोषी ठहराया जा चुका हो, और वो क्या काट रहे हो, सजा, उनके लिए सजा हो गई हो। तीसरा जो होता है उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं हो, और न्यायालय द्वारा उनको अध्यक्ष सदस्य पद के लिए उनको अक्षम घोषित किया कर दिए, असक्षम घोषित किया हो। तो इन आधारों पर राष्ट्रपति उसको सीधे पदमुक्त कर सकता है। लेकिन ये होता है कि कदाचार और प्लस कार्यक्षमता, अगर इस प्रकार के आरोप किसी भी सदस्य या अध्यक्ष पर होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करवाता है, सबसे पहले इन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों को उस व्यक्ति पर सही ठहरा देता है तो राष्ट्रपति उसको फिर पदमुक्त कर देता है। तो देखिए कि जो भी राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति कदाचार और कार्यक्षमता की जांच सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से करवाता है, फिर उसके आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको दोषी पाया जाता है तो वह उस सदस्य अध्यक्ष को क्या कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है। अब लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद है इसके कार्य, और एक होता है इसकी कार्य प्रणाली। तो कार्यों में तो वही जनरल चीज है सब, कि जब किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार आयोग का उल्लंघन हो तो यह कार्य करता है। जैसे मानव अधिकार उल्लंघन किसी भी कारण से हो, आतंकवाद जैसी समस्या से अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस स्थिति में ये कार्य करता है। ये मानव अधिकारों को और बेहतर बनाने के लिए शोध कार्य करता है। ये मानव अधिकारों के लिए जो गैर सरकारी संस्था मानव अधिकारों की जो आगे बढ़ा रही हैं या फिर उनके प्रति कार्य कर रही हैं, उनके लिए लोगों को जागरूक कर रही है मानव अधिकारों के प्रति, उनके लिए भी ये बढ़ावा देता है, लोगों को जागरूक करता है। तो ये सभी इसके कार्य होते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ आदि को प्रोत्साहित करना, थर्ड लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और ये जो कार्य करता है कौन कौन, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कार्य करता है। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य इसके होते हैं। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की। तो देखिए कार्य प्रणाली की बात करें तो राज्य स्थान या राज्य मानव अधिकार आयोग को एक दीवानी न्यायालय का बराबर शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनके आधार पर ये अपनी कार्यवाही का क्या करता है, संचालन करता है। इसको दीवानी न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं।
ये उन विषयों की जांच नहीं कर सकता जिनको घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। अर्थात ये केवल उन्हीं मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष के अंदर हुए हो। 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर यह जांच करने की इसकी शक्ति नहीं होती है। यह केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम हुआ हो। तो जिस व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके लिए क्या कर सकता है कि जिस व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसकी नुकसान या भरपाई के लिए क्या कर सकता है, किसी भी राज्य सरकार को क्या सिफारिश कर सकता है उसके नुकसान की भरपाई के लिए, या फिर उस व्यक्ति की तुरंत अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए उसको तुरंत अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, या फिर किसी लोक सेवक के विरुद्ध अगर मानवाधिकार उल्लंघनों का मामला सामने आया है तो उस लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करता है। परंतु इसमें एक बात आपको जो याद रखनी वो ये है कि ये ना तो किसी व्यक्ति को सजा दे सकता है, ना ही ये किसी व्यक्ति जो भी जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके लिए कुछ मुआवजा प्रदान कर सकता है। ये केवल राज्य सरकार से सिफारिश कर सकता है। अर्थात ये एक कैसा आयोग है, सलाहकारी आयोग। यह एक सलाहकारी आयोग है। अर्ध न्यायिक आयोग है एक ये। एक वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग की बात, वैधानिक आयोग से जो मतलब है वो है कि इसको संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया गया, इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली के बारे में आपको याद रखना है। एक राजस्थान मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच की तेजी से करने के लिए इनके लिए प्रत्येक जिला स्तर पर क्या की जाती है, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है। अर्थात मानवाधिकार न्यायालय ये क्या होते हैं, राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों की जांच तेजी से करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है। पर इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि जो मानवाधिकार न्यायालय बनाए जाते हैं ये राज्य सरकार तभी बना सकती है जब उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर, यानी कि मानवाधिकार न्यायालयों का गठन राज्य सरकार उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर ही कर सकती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। एक देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या होता है, मानवाधिकार संदेश।
उस पत्रिका का नाम क्या होता है? मानव विकास संयोग। एक आपको इसमें जो याद रखते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के? गोपाल कृष्ण व्यास। तो देखिए यही सभी सारे जो फैक्ट थे इस राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में, वो आपके साथ साझा कर लिए गए हैं। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आगे हमसे जुड़े रहें।